न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको क्या बताता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंगली मान लो कोई चाय का कप पी रहा है और मान लो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस से गर्मी पड़ रही है, तो चाय का कप बहुत आराम से ठंडा होगा। लेकिन अगर बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है और -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप चाय का कप बाहर रखें, विद इन 1 मिनट वो ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, ठंडा होने का रेट है, ये डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पे और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा डिफरेंस बड़ा होगा, बड़ा तब होगा जब आप ठंड पड़ रही होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई, बाहर का टेम्परेचर कम। तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग उतना ही कम होगा, तो सॉरी ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा तो बॉडी जल्दी ठंडी होगी। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, मतलब चाय का कप भी 60 पे है, बाहर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो रेट ऑफ कूलिंग कम होगा, बॉडी जल्दी जल्दी ठंडी नहीं हो पाएगी। और मैं ये देखना चाहता हूँ कितने समय में ठंडी हुई, मुझे टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो ये लॉ आपको टेम्परेचर का चेंज टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है उसके बारे में बताएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, अंडरलाइन करो रेट ऑफ कूलिंग पहले तो। रेट ऑफ कूलिंग को न्यूमेरिकल्स में जब हम करेंगे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर। रेट ऑफ कूलिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर। रेट ऑफ कूलिंग आर, या जिसको बोलते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है, रेट ऑफ कूलिंग कोई कहता है कि डी क्यू बाई डी टी होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज रेट ऑफ कूलिंग, या फिर कोई कहता है डी टी बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। या कंफ्यूजन होती है न्यूमेरिकल्स में कि मैं क्या लूं, रेट ऑफ कूलिंग को मैं क्या लूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर लूं या रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट लूं। नहीं, टेम्परेचर नहीं लूं, यहां अंडरलाइन करो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लिख लो डी क्यू बाई डी टी। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक। तो इसमें ये मेंशन्ड है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो रेट ऑफ लॉस क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ कूलिंग क्या है, डी क्यू बाई डी टी, और नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि बॉडी ठंडी हो रही है। रेट जो है नेगेटिव है, लॉस है, ठीक है। और अगर गेन करेगा तो पॉजिटिव है, लॉस करेगा तो नेगेटिव है। तो रेट ऑफ जो कूलिंग है माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। या नोट कर लेना, टी का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, एंड टी नॉट का मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स है। तो T माइनस टी नॉट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन एक कंडीशन है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये लॉ तब लगता है व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। मतलब आप ये तो कह सकते हो कि आपका चाय का कप 80 डिग्री सेल्सियस पे है और वो 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो डिफरेंस काफ़ी कम है, बहुत कम है। पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि गर्म लोहा था 500 डिग्री सेल्सियस पे और वो माइनस, या मान लो वो 2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, नहीं लगेगा। यह न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगेगा आपको कि ये क्या चक्कर है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ हम नहीं कर रहे, पर मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दूंगा अभी, मतलब कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ ये कहाँ से आया, एक लॉ करेंगे जिसको स्टीफन्स लॉ बोलते हैं, स्टीफन लॉ हम करेंगे भी, ये वहाँ से आया हुआ है। तो स्टीफन लॉ से इसका प्रूफ आता है, और स्टीफन लॉ में जब हम यूज़ करते हैं उसमें बाइनोमियल्स यूज़ करके बहुत चीज़ों को निगलेक्ट किया जाता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इसमें जो लॉ का प्रूफ निकलता है उसमें टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही छोटा लिया जाता है। तो पर आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पेपर के अंदर ऑलरेडी जब वो कहेगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर डिफरेंस ऑलरेडी छोटा ही देगा, वो आपको बड़ा देगा ही नहीं। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा होगा तो हमारे पास दूसरा लॉ है स्टीफन लॉ, मैं भी सिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा उसको कैसे लगाना है। फिलहाल
ये आपका लॉ है और ये इसका प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। और ध्यान से देखना, यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या शो करता है? कांस्टेंट ये शो करता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है ये बॉडी के नेचर पे भी डिपेंड करता है। चाय का कप ठंडा करना है या मिल्क ठंडा करना है या पानी ठंडा करना है, ये भी डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। या मान लो कॉपर को ठंडा करना है, कुछ भी, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है और साथ में एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एरिया भी मैटर करेगा। ठीक, तो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट है, प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं इसकी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन को ध्यान से देखना। मॉडिफिकेशन में एक स्टूडेंट ने कहा कि सर देखो किसको ठंडा कर रहे हो? मैंने कहा जी एम मास को ठंडा कर रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, एम मास है और सी उसकी स्पेसिफिक हीट है। मान लो आपने टेम्परेचर चेंज कितना कर दिया, dt, तो इसका मतलब बॉडी में से हीट जो है वो dq रिमूव की होगी। या जब भी टेम्परेचर चेंज dt हुआ होगा, स्मॉल टेम्परेचर चेंज dt, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट कितनी इसमें चेंज हुई dq। तो dq इज इक्वल टू mc डेल्टा t। क्या है पॉइंट क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है। इसको दोनों तरफ से dt टाइम से डिवाइड कर दो। दोनों तरफ dt से डिवाइड करो तो किसकी वैल्यू आ गई? dq बाई dt। इस dq बाई dt को यहां से निकालो और यहां पुट कर दो। तो dq बाई dt की जगह क्या पुट करेंगे? mc, ये रहा dt बाई dt। तो ये मॉडिफाइड न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। इसके अंदर से m और c राइट साइड पे ले जाओ और ये जो लॉ देख रहे हो इसे प्लीज बॉक्स में डालो। इसे बॉक्स में डालो। वो इसलिए डालो क्योंकि वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम, और दोनों की स्पेसिफिक हीट एक की बड़ी है और एक की छोटी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किसका ज़्यादा और कम है? तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसका रेट ऑफ कूलिंग कम है, dt बाई dt कम है उसका। तो ये ध्यान से, क्योंकि इसके बाद नया कांस्टेंट k आने वाला है और मैं अपना कैलकुलेशन अगर k में करूंगा तो ये चीज़ें छुप जाएंगी, m और c तो छुप ही जाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए ये फॉर्मूले को नोट करना ज़रूरी है। और कभी कभी तो ये भी आता है, दो मटीरियल्स हैं, दोनों की स्पेसिफिक हीट भी सेम है, दोनों कॉपर की बनी हुई है, पर एक का मास ज़्यादा लिया, एक का मास कम लिया, तो dt बाई dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। और कभी कभी तो ये भी आता है, मटीरियल भी डिफरेंट है, मासेस भी डिफरेंट है, तो dt बाई dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड c1। मतलब ऐसे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, और क्योंकि अगर मैं मटेरियल एक ही लूँ, एक ही मटेरियल के लिए k, m और c तीनों कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है? dt बाई dt माइनस k t माइनस टी नॉट। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो ये फॉर्मूला है। अब ये मॉडिफिकेशन है, प्लीज ये ना सोचे कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का प्रूफ है, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो मॉडिफिकेशन है। तो मेरा एक्चुअल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो ये था, मैंने मॉडिफाई करके ये निकाल लिया, और इसकी मॉडिफिकेशन करके मैंने ये निकाल लिया। ये फॉर्मूला बॉक्स में डालो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूज होने वाला फॉर्मूला ही ये है। न्यूमेरिकल में यूज करने वाला फॉर्मूला ये, आज मैं यूज भी करके दिखाऊंगा dt बाई dt कैसे यूज करते हैं। ठीक, फिर अगली मॉडिफिकेशन देखो। अगली मॉडिफिकेशन में देखो, ये टेम्परेचर्स हैं, d कैपिटल T भी टेम्परेचर है। टेम्परेचर वाली टर्म्स एक तरफ, ये देखो ना, ये नीचे आ गया dt, और टाइम वाली टर्म राइट साइड, इसकी इंटीग्रेशन कर दो। 1 बाई टी माइनस टी नॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट। और यहां पर क्या है? माइनस 1 dt की इंटीग्रेशन t, और क्योंकि लिमिट्स नहीं लगी हुई, और जब लिमिट्स नहीं लगती तो पीछे क्या लगता है? कांस्टेंट। तो पीछे क्या लग गया? कांस्टेंट। अब इसमें ये लॉग की टर्म है, मैथ्स का रिजल्ट है, मैथ्स के टीचर्स ने करवाया होगा, नहीं करवाया तो अभी सीख लो, स्पेशली मेडिकल वाले तो सीख ही लो। अगर ये लॉग ऑफ कोई भी टर्म है और ये इसका बेस है e, और यहाँ पे कुछ भी टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, अगर तुमने लॉग को राइट साइड पे लेके जाना है, ये जो बेस है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पूरे का पूरा नंबर e की पावर बन जाएगी। सिंपल। लॉग हटाने का तरीका, जब ये लॉग है, जब ये लॉग राइट साइड पे जाएगा, ये बेस यहाँ आएगा और ये पूरी की पूरी टर्म इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ये लॉग को हटाने का तरीका, मैथ्स वालों को थोड़ा आइडिया होगा इसमें। और
नहीं है तो मैथ्स के टीचर करवाई देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी नॉट राइट साइड पे चला गया तो यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया, ई की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर सी, ये एक नया कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर आ गया जो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। अलग अलग टाइम पुट करते जाएंगे, अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर निकलता जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर। आपको अगर पेपर में क्या आएगा ये बताओ, पेपर में ये आएगा कि ये T का मतलब बॉडी का टेम्परेचर है, T नॉट का मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर है, T माइनस टी नॉट लिखो, ये स्टेप इसके नीचे लिख लो, T माइनस टी नॉट इसके इक्वल है, और T माइनस टी नॉट क्या होता है, डेल्टा T, इसके इक्वल है। इसके बॉक्स में डाल लें, ये दो स्टेप्स ऐड कर लें इसके नीचे प्लीज। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, बुकलेट के अंदर इस टॉपिक के नीचे लिखे। अच्छा ठीक, स्मॉल टी टाइम है, स्मॉल टी टाइम है, कैपिटल टी टेम्परेचर है। ठीक, बताता हूँ यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को हमने मॉडिफाई करके चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड अ सराउंडिंग। पेपर में आएगा, इसका ग्राफ प्लॉट करो। चेंज इन टेम्परेचर का टाइम के साथ ग्राफ कैसे होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो पेपर में ये मार्क करने को आएगा, ये देखो डेल्टा टी और टाइम। +2 में मैथ्स के लोग करवाएंगे आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनते हैं। तो ये ग्राफ जब बनेगा, इसको देखता हुआ तो टाइम के साथ ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है और ये ऑब्जेक्टिव में आपने मार्क करना है। अगर स्कूल में आ गया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो लिख देना, स्टेटमेंट लिखना और ये सारा प्रूफ लिख के आना पड़ेगा। ठीक, सिंपल, और लिखने को कहेगा लिखना ही पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव आया डेल्टा टी का टाइम के साथ तो ये ग्राफ प्लॉट करना। अगर ये नहीं आएगा तो कहेगा करेक्ट ऑप्शन मार्क करो, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट और टाइम का ग्राफ, लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट और टाइम का ग्राफ। वापस चलो, कहां दिख रहा है आपको लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट, ये रहा, इसका और टाइम का ग्राफ। अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्या दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। राइट, क्लियर है यहां तक। तो इसका जो ग्राफ है वो ये करेक्ट ऑप्शन मार्क करना विद स्लोप माइनस के, ये आएगा ऑब्जेक्टिव में सीधा। बहुत सारे क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, तो या तो इस पे आएगा ये मार्क करना, या इस पे आएगा ये मार्क करना। तो ग्राफ बनाने का तरीका बताया जा रहा है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या है इसमें। ठीक, तो एग्जाम्पल है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, इसको यूज कैसे करना है।